नमस्कार मित्रों, मैं धर्मेंद्र कुमार राय और इस YouTube सेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे मुझे, और अगर मुझे देख पा रहे हैं और सुन पा रहे हैं तो आपको ये क्लियर हो गया होगा कि आज हम लोगों का सेशन किस विषय पर होने वाला है। आज हम लोग मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन्स 2007 इस एक्ट पर चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि ये यूपी जुडिशियल सर्विस में जीएस के पेपर में प्री और मेंस दोनों में आने वाला है। तो आज हम लोग प्री को टारगेट करेंगे और प्री को टारगेट करने में हम लोग इस पर एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। मैं पहले ही बता दूं कि यहाँ पर जो एमसीक्यू होने वाला है अभी इस सेशन के अंतर्गत, वो एमसीक्यू हिंदी में होने वाला है, क्योंकि इंग्लिश में एमसीक्यू मैंने पहले ही करा रखा है। तो इस एक्ट पर हम लोग चर्चा करेंगे। हिंदी में इसको कहते हैं कि माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण तथा कल्याण अधिनियम 2007। तो इसी पर हम लोग अब चर्चा करने वाले हैं, तो तैयार हो जाइए उसके लिए। जेबा, प्रीति, अफरोज, नेहा, भीम, मधु, शिवांगी, सभी लोगों को गुड इवनिंग। चलिए तो फिर शुरुआत करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न जो है होगा हम लोगों का, आज का पहला प्रश्न है कि माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण तथा कल्याण अधिनियम 2007 भारत में लागू है कब से, इसकी इन्फोर्समेंट डेट कब से है। हालांकि ये मैं बता दूं कि ये जो एक्ट है वो स्टेट गवर्नमेंट के लिए दे दिया गया है, कि बनाया सेंट्रल गवर्नमेंट ने है, मतलब पार्लियामेंट ने, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट को दे दिया गया है कि अपने राज्यों में इसे आप कौन सी डेट को लागू करेंगे, ये आपके लिए स्वतंत्रता होगी। तो ये भारत में जो लागू किया गया था वो लागू किया गया था ऑप्शन नंबर बी, यानी 31/12/2007, और कुछ स्टेट में इसे भिन्न भिन्न डेट को भी लागू किया गया था। अब आज का ये दूसरा प्रश्न है, दूसरा छोड़ दीजिए क्योंकि एमपी से हम लोगों को क्या लेना देना है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण तथा कल्याण अधिनियम 2007 का विस्तार है कहां? संपूर्ण भारत में, कि भारत के बाहर भारत के नागरिकों पर, कि भारतीय मूल के विदेशी नागरिकों पर, कि ऑप्शन ए एवं बी दोनों सही है, कि ई उपरोक्त सभी सही है। इसमें से कौन सा सही आपको लग रहा है? सही जवाब दीजिए इसका। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी संपूर्ण भारत में होगा, उसका टेरिटोरियल एक्सटेंट, और जो पर्सन है इस पर, ऐसे लोगों पर जो भारत के बाहर भारत के नागरिक हैं उन पर भी इसका विस्तार होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आपका, ये क्वेश्चन हो गया कि वरिष्ठ नागरिकों के अंतर्गत आते हैं 60 वर्ष की आयु वाला व्यक्ति, 60 वर्ष के ऊपर की आयु वाला व्यक्ति, 65 वर्ष के ऊपर की आयु वाला व्यक्ति, कि ए और बी दोनों? बताएं। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 60 वर्ष की आयु वाला और 60 वर्ष से ऊपर की आयु वाला व्यक्ति, यानी ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी दोनों सही हो जाएगा। इसमें हो गया ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। हाँ, ये डेफिनेशन आप बेयर एक्ट पढ़ेंगे ना तो आपको करने में मजा आएगा। बेयर एक्ट अगर आप पढ़े हैं तो प्रैक्टिस के लिए बहुत बढ़िया है। अगर आपने बेयर एक्ट नहीं पढ़ा है तो उतना मजा तो नहीं आएगा, लेकिन चीजें ध्यान से पढ़ते चलिएगा। प्रश्न में जो है यही इन्हीं में से ज्यादातर चांसेस है कि आए। नेक्स्ट, अवयस्क से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसने 15 वर्ष, 18 वर्ष, 20 वर्ष, 21 वर्ष की आयु पूरी नहीं की है। कौन सा आंसर सही हो जाएगा? ये तो बहुत ज्यादा आसान क्वेश्चन हो गया ना। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जिसने 18 साल की उम्र पूरी ना की। बालक के अंतर्गत आते हैं वयस्क पुत्र पुत्री, वयस्क पौत्र पुत्री,
पौत्र या पौत्री, अवयस्क या वयस्क पुत्र या पुत्री, ए एवं बी उपर्युक्त सभी। इसमें से कौन सा सही ऑप्शन लग रहा है? बालक के अंतर्गत कौन आता है? बालक के अंतर्गत तो वयस्क पुत्र एवं पुत्री आते हैं, वयस्क पौत्र एवं पुत्री आते हैं, यानी ए और बी दोनों आता। अवयस्क उसमें शामिल नहीं होता, बालक में अवयस्क नहीं होता उसमें। चलिए नेक्स्ट है, पिता या माता से अभिप्रेत है, जैव एवं दत्तक माता, बी है सौतेला पिता या सौतेली माता, ऑप्शन सी है ए एवं बी दोनों, ऑप्शन डी है या तो ए या तो बी। शिवांगी गुप्ता ने तुरंत ऑप्शन नंबर सी बताया है। चलिए बिल्कुल सही है। माता और पिता इस अधिनियम के अंतर्गत जैव, दत्तक, सौतेला सब आते हैं। नेक्स्ट, नेक्स्ट है, नातेदार से निसंतान वरिष्ठ नागरिकों का कोई विधिक वारिस अभिप्रेत है। निसंतान से वरिष्ठ नागरिकों का कोई विधिक वारिस अभिप्रेत है। ऑप्शन ए, जो अवयस्क नहीं है, ऑप्शन बी, जो उसकी मृत्यु के पश्चात उसकी संपत्ति उसके कब्जे में है, सी, उसकी मृत्यु के पश्चात उसकी संपत्ति विरासत में प्राप्त करेगा, उपर्युक्त सभी। क्या सही होना चाहिए? इसमें से सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि जो अवयस्क नहीं होना चाहिए और मृत्यु के पश्चात उसके सब कब्जे में सब संपत्ति है या विरासत में प्राप्त करेगा, ऐसे लोग विधिक वारिस माने जाते हैं। यह है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कि अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिक भरण पोषण प्राप्त करने का हकदार होता है? कौन सी धारा के अंतर्गत? ऑप्शन नंबर ए धारा 4, ऑप्शन बी धारा 5, ऑप्शन सी धारा 6, ऑप्शन डी धारा 7। वेरी गुड, पढ़ा है लगता है आप लोगों ने। धारा 4, धारा 4 के अंतर्गत प्राप्त करने का हकदार है। निसंतान वरिष्ठ नागरिक किससे भरण पोषण की मांग कर सकते हैं? नातेदार से, राज्य सरकार से, कलेक्टर से, कि उपयुक्त सभी से? निसंतान वरिष्ठ नागरिक किससे अपना भरण पोषण ले सकते हैं? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, नातेदार से। इस अधिनियम के अंतर्गत नातेदार से ले सकते हैं। नेक्स्ट है कि माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिक किससे भरण पोषण की मांग कर सकते हैं? माता पिता, वो क्या था? निसंतान माता पिता थे ना, निसंतान वरिष्ठ नागरिक थे। यहां माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिक किससे मांग सकते हैं? बालक से, रिश्तेदारों से, ए एवं बी से, या तो ए या तो बी से। माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिक बालक से लेंगे, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। जब माता पिता हैं तो अपने बालक से नहीं लेंगे, और बालक के अंतर्गत आपने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि बालक के अंतर्गत पुत्र पुत्री और पौत्र पौत्री आते हैं। पौत्र पुत्री भी बालक के अंतर्गत ही आते हैं। हमने 2 क्वेश्चन बताए हैं, इसमें ध्यान रखिएगा। पहला हमने कहा था कि कोई वरिष्ठ नागरिक जो निसंतान है, तो निसंतान तो उसकी संतान नहीं है, इसका मतलब तो निसंतान है तो नातेदार से लेगा, और अगर कोई किसी का बालक है तो अपने बालक से ले।
मुझे आप लोग सुन पा रहे हैं कि नहीं? अब सुन पा रहे हैं? चलिए तो अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन अभी तो नहीं हुआ है कि अधिनियम के अंतर्गत भरण पोषण हेतु आवेदन किस धारा के अंतर्गत किया जा सकेगा? धारा 4, धारा 5, धारा 6, धारा 7। किस अधिनियम के अंतर्गत भरण पोषण के लिए आवेदन किया जा सकेगा? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, धारा 5 के अंतर्गत। नेक्स्ट, कि अधिनियम के अंतर्गत भरण पोषण हेतु आवेदन किसके समक्ष किया जाता है? भरण पोषण अधिनियम के समक्ष, प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट के समक्ष, सिविल न्यायालय के समक्ष की उपयुक्त सभी के समक्ष? इसमें भी बच्चे गलती कर सकते हैं। देखिए ये सब कंफ्यूज करने वाला है। भरण पोषण अधिनियम के अधिकरण के अंतर्गत आवेदन किया जाता है और उसका जो पीठासीन होता है उसे प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट की शक्तियां होती हैं और इस अधिकरण के पास सिविल न्यायालय की शक्तियां होती हैं। आवेदन किसको किया जाएगा? अधिकरण को किया जाएगा। नेक्स्ट, माता पिता या वरिष्ठ नागरिकों के भरण पोषण के संबंध में अधिकरण संज्ञान ले सकेगा। कैसे लेगा? आवेदन पर कि स्वप्रेरणा से कि ए और बी दोनों की वाद संस्थित करने पर? इसमें ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी दोनों सही है, यानी ऑप्शन नंबर सही सी सही हो जाएगा। ये आवेदन पर भी ले सकता है और स्वप्रेरणा से भी ले सकता है। ये है आपका अगला प्रश्न। यदि वरिष्ठ नागरिक या माता पिता भरण पोषण हेतु आवेदन देने में असमर्थ है तो आवेदन दिया जा सकेगा। किसके द्वारा? किसी संगठन के द्वारा, उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा, सी ए और बी के द्वारा, और डी किसी भी व्यक्ति के द्वारा। इसका सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी, किसी संगठन द्वारा भी हो सकता है और उस व्यक्ति द्वारा ऑथराइज प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा भी हो सकता है। ऑप्शन नंबर सी। यह है आपका अगला प्रश्न कि भरण पोषण के लिए एवं कार्यवाही के खर्चे के लिए मासिक भत्ते के आवेदन का निस्तारण सूचना की तामील के कितने दिनों के भीतर किया जाएगा? आवेदन का निस्तारण सूचना की तामील के कितने दिनों के भीतर किया जाएगा? ऑप्शन नंबर ए 30 दिन, बी 60 दिन, सी 90 दिन और डी 120 दिन। सही ऑप्शन, वेरी गुड, सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी 90 दिन। यह है आपका अगला प्रश्न कि भरण पोषण आवेदन का नियत अवधि में निस्तारण नहीं हो पाता है, वहां अधिकरण असाधारण परिस्थितियों में एक बार कितनी अवधि बढ़ा सकता है? 15 दिन, 30 दिन, 45 दिन की 60 दिन? अगर भरण पोषण नियत अवधि के भीतर नहीं निस्तारित हो पा रहा है तो उस अवधि को बढ़ाया जा सकता है। कितने समय के लिए? बहुत बढ़िया, ऑप्शन नंबर बी 30 दिन के लिए बढ़ाया जा सकता है। यह है आपका अगला प्रश्न कि भरण पोषण का भत्ता संदेय होगा कब से? आदेश की तारीख से, कि आवेदन की तारीख से, कि ए या बी जैसा न्यायालय आदेश दे, न तो ए न तो बी? बिल्कुल सीआरपीसी का ही फंडा इसमें भी लगता है, आदेश की तारीख से या फिर आवेदन की तारीख से, जैसा न्यायालय आदेश दे। नेक्स्ट है आपका ये कि बालक या नातेदार पर्याप्त हेतु के बिना
आदेश का पालन करने में असफल रहता है, वहां अधिकरण आदेश के प्रत्येक उल्लंघन के लिए जुर्माने का उद्ग्रहण करने के लिए जारी कर सकता है। क्या समन जारी करेगा, कि वारंट, की उद्घोषणा, की ए एवं बी दोनों? 18 का ये बता रहे हो भी? नहीं, दोनों है। ए आदेश और आवेदन दोनों है। अच्छा, यहाँ ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वारंट जारी कर सकता है, कि उसे जुर्माने को वसूलने के लिए वारंट जारी कर सकता है। ये है आपका अगला प्रश्न। अधिकरण बालक या नातेदार को भरण पोषण संदाय करने में पर्याप्त हेतु के बिना असफल रहने पर दंडादिष्ट कर सकेगा। वहां तो जुर्माने की बात वारंट कर रहा था, यहां पनिशमेंट देने की, जेल भेजने की बात कर रहा। क्या करेगा? कारावास से जिसकी अवधि 1 मास तक की हो सकेगी, कारावास से जो 2 मास तक की हो सकेगी, या तो ए या तो बी। अगला है कि कारावास जो 1 वर्ष से अधिक नहीं होगा। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है आपको? वेरी गुड। ऑप्शन नंबर ए, शोध्य रकम के हो जाने के 1 मास की अवधि के भीतर। ऑप्शन बी है कि रकम के शोध हो जाने की तिथि से 2 मास की अवधि के भीतर, रकम के शोध हो जाने की तिथि से 3 मास की अवधि के भीतर, कि रकम के शोध हो जाने की तिथि से 6 मास की अवधि के भीतर। कितना समय के भीतर आवेदन किया जाएगा तो उस पर सुनवाई होगी? ऑप्शन नंबर सी है, रकम के शुद्ध हो जाने की 3 मास के भीतर। वेरी गुड। हाँ, नेटवर्क इश्यू हो सकता है बेटा। ये अच्छा, ये मुझसे नहीं दिख रहा है। ओ, ये है आपका अगला प्रश्न। अब मुझसे दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए यहां पर। 3 महीना होना चाहिए ना। ऑप्शन नंबर, अरे क्वेश्चन नंबर 22, अधिकरण की अधिकारिता और प्रक्रिया दी गई है धारा 5 में, धारा 6 में, धारा 7 में, कि धारा 8 में? अधिकरण की अधिकारिता और प्रक्रिया कौन सी धारा में है? ये सही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी, धारा 6 के अंतर्गत दी गई। अपना आपका अगला प्रश्न ये, अधिकरण द्वारा आवेदन की एक पक्षीय सुनवाई और निस्तारण किया जा सकता है। एक पक्षीय सुनवाई और निस्तारण किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए, धारा 6 के क्लास नंबर 4 के परंतुक के अंतर्गत। बी है धारा 6 के 5 के अंतर्गत। सी है धारा 6 क्लास 6 के अंतर्गत। धारा 6 क्लास 7 के अंतर्गत। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, धारा 4 के परंतुक के अंतर्गत। नेक्स्ट है, अधिकरण धारा 5 के अधीन आवेदन की सुनवाई से पूर्व किसे विनिर्दिष्ट करेगा? सुनवाई से पूर्व किसे निर्दिष्ट करेगा? सुलह अधिकारी को, माध्यस्थम को, वार्ताकार को, कि उपरोक्त सभी को? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, सुलह अधिकारी को करता है, और सुलह अधिकारी 1 महीने के भीतर सुलह की रिपोर्ट देता है। चलिए नेक्स्ट, भरण पोषण अधिकरण का गठन किस धारा के अंतर्गत किया गया है? धारा 5 ऑप्शन ए, ऑप्शन बी धारा 7, ऑप्शन सी धारा 9, या ऑप्शन डी धारा 11? कौन सी धारा के अंतर्गत भरण पोषण अधिकरण का गठन होता है? सही है, यह है आपका सेक्शन 7, ऑप्शन नंबर बी। यह है आपका अगला प्रश्न,
कि भरण पोषण अधिकरण का गठन किसके द्वारा किया जाता है? केंद्रीय सरकार के द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा, उच्च न्यायालय के द्वारा कि उपयुक्त सभी के द्वारा? भरण पोषण अधिकरण का गठन किसके द्वारा किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी, राज्य सरकार के द्वारा। वेरी गुड। नेक्स्ट है कि भरण पोषण अधिकरण का अध्यक्ष होता है कौन? ऑप्शन ए, राज्य के उपखंड अधिकारी से अन्यून पक्ति का अधिकारी। ऑप्शन बी, सुलह अधिकारी। ऑप्शन सी, सहायक जिला अधिकारी। ऑप्शन डी, प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट। भरण पोषण अधिकरण का कौन अध्यक्ष होता है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राज्य के उपखंड अधिकारी से अन्यून पक्ति का अधिकारी। क्वेश्चन नंबर 28, भरण पोषण अधिकरण वरिष्ठ नागरिकों को भरण पोषण का आदेश किस धारा के अंतर्गत दे सकेगा? किस धारा के अंतर्गत वरिष्ठ नागरिकों के भरण पोषण का आदेश देता है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, धारा 5, बी 6, 7 और 8। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? सही है ऑप्शन नंबर डी, यानी धारा 9। क्वेश्चन नंबर 29 कि भरण पोषण की भत्ते की रकम मासिक होगी कितनी? 1000 रुपए, 2000 रुपए कि 3000 रुपए, जो अधिकरण ठीक समझे। रकम निर्धारित नहीं। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, रकम निर्धारित नहीं है। मैक्सिमम निर्धारित है, 10,000 से अधिक नहीं होगी। 10,000 से अधिक नहीं होगा, लेकिन जो भी ठीक समझे। क्वेश्चन नंबर 30, धारा 9 के अधीन मासिक भत्ते की अधिकतम रकम कितनी हो सकेगी? धारा 9 के अधीन मासिक भत्ते की अधिकतम रकम कितनी हो सकती है? 5,000 रुपए ऑप्शन ए, ऑप्शन बी 10,000 रुपए, ऑप्शन सी 15,000 रुपए, ऑप्शन डी 25,000 रुपए। अभी तो बता ही दिए थे यार गलती से। 10,000 रुपए, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है कि भत्ते में परिवर्तन या रद्दकरण किस धारा के अंतर्गत किया जा सकता है? धारा 10, धारा 12, धारा 13 और धारा 15। भत्ते में परिवर्तन या रद्दकरण कौन सी धारा के अंतर्गत किया जाता है? धारा 10, ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए, ये अगला सवाल है हम लोगों का कि भत्ते में परिवर्तन कब किया जा सकता है? ऑप्शन ए है कि तथ्य के दुर्व्यपदेशन या त्रुटि के सबूत के आधार पर, मिसरिप्रेजेंटेशन या त्रुटि फ्रॉड है। ऑप्शन बी कहता है कि धारा 5 के अधीन मासिक भत्ता प्राप्त करने वाले या संदाय करने वाले की परिस्थितियों में परिवर्तन के आधार पर। ऑप्शन सी कहता है सिविल न्यायालय के विनिश्चय के परिणाम स्वरूप, और ऑप्शन डी कहता है उपरोक्त सभी। सही ऑप्शन क्या होना चाहिए इसमें? का सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी है, सब कुछ है। अगर ये लगता है कि उसने मेंटेनेंस जो प्राप्त कर लिया है उसमें फ्रॉड किया है, मिसरिप्रेजेंटेशन किया है, सर्कमस्टांसेस में कोई बदलाव हो जाता है, या सिविल कोर्ट अपने विनिश्चय का विनिश्चय आ जाता है, तब। ये देखिए ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 33 कि धारा 9 के अधीन भत्ते के आदेश को कब रद्द किया जा सकता है? ऑप्शन ए है सक्षम सिविल न्यायालय के विनिश्चय के परिणाम स्वरूप, न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश से, उच्च न्यायालय के आदेश से, उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर ए। इसमें भी आता है बेटा, सिविल कोर्ट भी आता है।
34, इस अधिनियम के अधीन भरण पोषण के आदेश का वही बल और प्रभाव होगा जो सिविल न्यायालय के आदेश का होता है, जो सीआरपीसी के चैप्टर नंबर 9 के अधीन पारित आदेश का होता है। ऑप्शन सी, सिविल न्यायालय की डिक्री का होता है कि उपयुक्त में से कोई नहीं। क्या सही? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो सीआरपीसी के चैप्टर 9 के अंतर्गत मेंटेनेंस का आदेश दिया जाता है वैसा ही उसका बल और प्रभाव होता है। अगला प्रश्न है कि अधिकरण भरण पोषण के बकाये राशि पर कितना साधारण ब्याज देने का आदेश कर सकता है। पहली बात तो यह है कि यहां पे साधारण ब्याज ही दिया जाता है, ठीक है। दूसरी बात कि कितना दे सकता है। ऑप्शन ए है कि 5% से 18%, ऑप्शन बी है 6%, ऑप्शन सी है 7% और ऑप्शन डी है 9%। हाँ, ये सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 5% से कम नहीं होगा और 18% से अधिक नहीं होगा। जिन लोगों ने बेयर पढ़ा हुआ है उन लोगों को करने में बहुत मजा आ रहा होगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि एकदम दिमाग में बैठी हुई है, लेकिन जब ऑप्शन आ रहा है तो चीजें ध्यान आ जा रही है। और यही अगर 4 दिन बाद अगर आप प्रैक्टिस करते तो दिक्कत हो सकता है होती कि कुछ चीजें भूल जाती फिर दिमाग। अपील अधिकरण का गठन कौन करता है? अपील अधिकरण का गठन कौन करता है? ऑप्शन ए उच्च न्यायालय, बी केंद्रीय सरकार, सी राज्य सरकार और डी उपयुक्त सभी। कौन करता है अपील अधिकरण का गठन? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, राज्य सरकार। अब क्वेश्चन नंबर 37 है कि अपील अधिकरण का गठन किया जाता है किसके अंतर्गत? धारा 14 के अंतर्गत, 15 के अंतर्गत, 16 के अंतर्गत के 17 के अंतर्गत? का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 15 के अंतर्गत। आपका ये क्वेश्चन है, अपील अधिकरण का अध्यक्ष ऐसा अधिकारी हो सकेगा जो जिला मजिस्ट्रेट की पंक्ति से नीचे का न हो। ऑप्शन बी है कि उपखंड मजिस्ट्रेट की पंक्ति से नीचे का न हो। ऑप्शन सी है सहायक मजिस्ट्रेट की पंक्ति से नीचे का न हो, या ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। अपील अधिकरण का अध्यक्ष कौन हो सकता है? ऐसा व्यक्ति, ऐसा अधिकारी जो जिला मजिस्ट्रेट की पंक्ति से नीचे का न हो। ऑप्शन नंबर ए। और ये है आपका अगला प्रश्न कि अधिकरण के आदेश से व्यथित व्यक्ति अपील करेगा कहां? सेशन न्यायालय में, बी उच्च न्यायालय में, अपील प्राधिकरण को, कि उपरोक्त में से कोई नहीं। व्यथित व्यक्ति कहां अपील करेगा? सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी, यानी अपील प्राधिकरण को करेगा। यह है आपका अगला प्रश्न। अधिकरण के आदेश से अपील आदेश की तारीख से, अच्छा, अधिकरण के आदेश से जो अपील है वो कितने दिनों के भीतर की जाएगी? 15 दिनों के भीतर, 30 दिनों के भीतर, कि 60 दिनों के भीतर, कि 90 दिनों के भीतर? पहले से ही आंसर हाजिर। अपील कितने दिनों के भीतर की जाएगी? हाँ, सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, यानी 60 दिनों के भीतर। अपील अधिकरण अपील की प्राप्ति के कितने मास के भीतर आदेश सुनाने का प्रयास करेगा? अपील प्राप्त हुआ,
कितने दिनों के भीतर अपील निपटाएगा? 1 महीने के भीतर, 2 महीने के भीतर, 3 महीने के भीतर कि 4 महीने के भीतर? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1 महीने के भीतर। 1 महीने के भीतर निपटाएगा। अगला सवाल है कि अधिकरण या अपील अधिकरण के समक्ष कार्यवाहियों में पक्षकारों का प्रतिनिधित्व अधिवक्ता के द्वारा नहीं किया जाएगा। किस धारा में यह बात कही गई है कि अधिकरण के अंतर्गत कार्यवाही हो, चाहे अपील अधिकरण के समक्ष कार्यवाही हो, तो प्रतिनिधित्व लीगल प्रैक्टिशनर नहीं करेंगे पक्षकारों का? ये कौन सी धारा में बताया गया है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, धारा 17 के अंतर्गत। सही। और ये है आपका अगला प्रश्न। अधिकरण या अपील अधिकरण के समक्ष कार्यवाहियों का प्रतिनिधित्व किया जा सकेगा अधिवक्ता द्वारा, कि भरण पोषण अधिकारी द्वारा, कि ए एवं बी दोनों के द्वारा, कि उपरोक्त में से कोई नहीं? सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भरण पोषण अधिकारी के द्वारा। हाँ, जब वो व्यक्ति जो वरिष्ठ नागरिक है वो रिक्वेस्ट करेगा तो भरण पोषण अधिकारी के द्वारा उसका देखा जाएगा, प्रतिनिधित्व किया जाएगा। नेक्स्ट है, भरण पोषण अधिकारी की नियुक्ति धारा 18 के अंतर्गत कौन करता है? राज्य सरकार, केंद्रीय सरकार, की जिला मजिस्ट्रेट, की न्यायालय? भरण पोषण अधिकारी की नियुक्ति कौन करेगा? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, राज्य सरकार करेगी। क्वेश्चन नंबर 45, धारा 18 के अंतर्गत राज्य सरकार निम्नलिखित में से किसे भरण पोषण अधिकारी पदाभिहित कर सकता है? राज्य सरकार नियुक्त करेगा, किससे करेगा? ऑप्शन ए है कि जिला समाज कल्याण अधिकारी को, ऑप्शन बी है जिला समाज कल्याण अधिकारी की पंक्ति से अनिम्न किसी अधिकारी को, ऑप्शन सी हो जाएगा कि ए एवं बी दोनों को, उपरोक्त में से कोई नहीं। सही ऑप्शन क्या? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जिला समाज कल्याण अधिकारी को भी किया जा सकता है या उससे अनिम्न पंक्ति के किसी भी अन्य अधिकारी को भी किया जा सकता है। ये देखना है आपको कि कौन सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन नंबर ए, वृद्धाश्रमों की स्थापना धारा 19, बी, वरिष्ठ नागरिकों के लिए चिकित्सा सहायता सेक्शन 20, सी है नियम बनाने की केंद्रीय सरकार की शक्ति 30, और ऑप्शन डी है नियम बनाने की राज्य सरकार की शक्ति धारा 32। कौन सा गलत सुमेलित है, मतलब सही सुमेलित नहीं? ऑप्शन नंबर सी, के नियम बनाने की केंद्रीय सरकार की शक्ति धारा 30 में नहीं। तो कौन सी धारा में बताइए? वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए अगला सवाल का है आपके सामने कि अधिनियम के अधीन अपराध होगा असंज्ञेय एवं जमानती, संज्ञेय एवं अजमानती, संज्ञेय एवं जमानती, ऑप्शन डी है असंज्ञेय एवं अजमानती। क्या होगा सही ऑप्शन?
सही ऑप्शन होगा संज्ञेय होगा लेकिन जमानती होगा। ये है आपका अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि इस अधिनियम के अधीन अपराध का विचारण किया जा सकेगा समन विचारण, संक्षिप्त विचारण, विचारण वारंट विचारण की उपयुक्त ए और बी दोनों। कैसा विचारण होगा इसमें? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी संक्षिप्त विचारण होगा, समरी ट्रायल होगा। और जो साक्ष्य लिए जाएंगे वो समन मामलों में जैसे परीक्षा की जाती है उस तरीके से परीक्षा की जाएगी। ये है आपका अगला प्रश्न कि इस अधिनियम के अधीन अपराधों का विचारण कर सकता है कौन? कोई भी मजिस्ट्रेट, प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट, द्वितीय वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट, उपयुक्त सभी। कौन कर सकता है? इसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर तो कुछ भी नहीं। लेकिन ये मोस्ट प्रोबेबल आंसर है। ऑप्शन नंबर बी फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट की शक्तियां होती हैं उसके पास। नेक्स्ट है आपका ये अगला प्रश्न है कि जो कोई व्यक्ति जिसके पास वरिष्ठ नागरिक की देखरेख या सुरक्षा है पूर्णतया परित्याग करने के आशय से छोड़ेगा वह दंडनीय होगा। कारावास से जिसकी अवधि 3 मास तक की हो सकती है, जुर्माने से जो 5,000 रुपए तक का हो सकता है, दोनों से या केवल जुर्माने से जो 1,000 रुपए तक का हो सकता है। सही ऑप्शन बिल्कुल आपका फेवरेट ऑप्शन। ये भी वही है। कारावास की अवधि जिसकी 3 मास तक की हो सकती है और 5,000